काऊ मिल्क ऑन व्हील्स। पूरनपुर में बिरजू नाम का एक दूध वाला रहता था। उसके पास काफी सारी गायें और भैंसें थी। वह रोज सुबह उनका दूध निकालकर अपनी साइकिल पर बैठकर पूरे गांव में बेचा करता था। वह दूध में बिल्कुल मिलावट नहीं करता था। सभी गांव वाले बिरजू से दूध लेना पसंद करते थे, लेकिन साइकिल पे दूध ले जाने की वजह से उसका दूध जल्दी खत्म हो जाया करता था। अरे बिरजू, अब तो ज्यादा दूध लेकर आया करो भाई, देखो तुम्हारे ग्राहकों को वापस जाना पड़ता है। अरे क्या करूं साहब, चाहता तो मैं भी हूँ, लेकिन साइकिल पर जितना आएगा उतना ही तो लाएंगे ना हम। ऐसा कहकर बिरजू बात टाल देता है, लेकिन घर आकर वो सोचने लगता है, अरे इतने सारे लोगों के लिए दूध अपनी साइकिल पर कैसे ले जाऊं? दूध भी है, भैंसन भी है, गाय भी है, लेकिन कैसे साइकिल पर दूध ले जाऊं? समझ में नहीं आ रहा। तभी उसका बेटा श्यामू वहां आता है। क्या हुआ पिताजी, क्या सोच रहे हैं आप? अरे बचुआ, सोचना क्या है, दूध की इतनी डिमांड है लेकिन मैं पूरा ही नहीं कर पाता हूँ। दूध भी है पर ले जाऊं कैसे बेचने के लिए? तभी श्यामू को एक आइडिया आता है। अगले दिन श्यामू राम से एक टैंकर लेकर आ जाता है। टैंकर देखकर बिरजू श्यामू से कहता है, अरे बचुआ, टैंकर से क्या होगा, इसे चलाएंगे कैसे? तभी श्यामू अपने बैल मोती को लाकर टैंकर के आगे बांध देता है। पिताजी, आज से मोती टैंकर को खींचेगा और आप जितना चाहे दूध ले जाकर गांव में बेच सकते हैं। अब बिरजू की समस्या हल हो गई थी और वह काफी सारा दूध टैंकर में भरकर गांव में बेचने लगा और मोती भी बड़ी खुशी खुशी आराम से टैंकर को खींचकर ले जाता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बगल में ही दूसरा दूध वाला सुशील बिरजू से जलने लगा, क्योंकि उसकी कमाई बिल्कुल बंद हो गई थी। अब बिरजू ने अधिक दूध बेचना जो शुरू कर दिया था। सुशील अपने दोस्त मुनीर से कहता है, अरे यार मुनीर, इस बिरजू ने तो दुखी कर दिया है। सभी गांव वाले इसी से दूध लेते हैं और अब तो ये टैंकर में दूध लेकर आता है। हमारा तो धंधा ही चौपट हो गया है, क्या करें? करना क्या है सुशील, रात को जाकर इसका टैंकर तोड़ देते हैं, फिर देखते हैं ये कैसे दूध बेचता है। सुशील और मुनीर रात के अंधेरे में जाकर बिरजू का टैंकर तोड़ने लगते हैं। सुशील और मुनीर को टैंकर तोड़ता देख मोती को गुस्सा आ जाता है और वह अपने सींगों से दोनों को उठाकर पटक देता है। आवाज सुनकर बिरजू और श्यामू बाहर आ जाते हैं और सुशील और मुनीर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। बिरजू मोती की पीठ थपथपाकर कहता है, अरे वाह बच्चे मोती, तूने तो अपना टैंकर बचा लिया आज। चलो आराम कर लो, कल सुबह फिर से काम पे जाना है। और बिरजू की चलती फिरती बैल वाली दूध गाड़ी मशहूर हो जाती है और उसका काम खूब चलता है। बाइक गोल्डन हाउस। बीजापुर गांव में नंदू नाम का एक आदमी रहता था। वह उसी गांव में रहने वाली एक लड़की सोनिया से बहुत प्यार करता था। दोनों एक दूसरे से छिपकर मिलते थे। बस अब बहुत हुआ, हमें हम दोनों के बारे में तुम्हारे पापा को बता देना चाहिए। तुम ठीक कहते हो, कल ही पापा को सब सच बता देंगे। अगले ही दिन नंदू और सोनिया दोनों मिलकर सोनिया के पिता सेठ हीरालाल के पास जाते हैं। पिताजी, ये नंदू है, मैं इन्हें बहुत पसंद करती हूँ। नंदू सेठ जी से सोनिया के लिए अपना प्यार जताकर उसका हाथ मांगता है और शादी का प्रस्ताव रखता है। ठीक है, लेकिन शादी होने से पहले मैं तुम्हें परखना चाहूँगा। अगर तुम एक हफ्ते तक मेरे सोने के घर को संभाल लोगे तो मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा, वरना तुम दोनों एक दूसरे को भूल जाओ। ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। नंदू सेठ जी की शर्त मान जाता है और घर की रखवाली करने लगता है। वो पूरे घर को एक पहिए वाले ट्रॉले पर लाद देता है और उसे अपनी बाइक से जोड़ देता है। एक रात जब गुंडे उस घर में चोरी करने आते हैं तो नंदू बाइक चलाकर उस घर को वहां से हटा देता है और गुंडे वहां से वापस चले जाते हैं। और एक हफ्ते तक नंदू ऐसे ही बाइक पर बांधकर उस घर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता रहता है और गुंडों और चोरों से बचा के रखता है और नंदू अपनी शर्त पूरी कर लेता है। ठीक एक हफ्ते बाद, लीजिए सेठ जी, मैंने अपना वादा पूरा किया और शर्त के अनुसार मैंने आपके सोने के घर को बचा कर रखा। पिताजी, अब तो नंदू ने अपना वादा पूरा कर दिया ना, अब तो आप हमारी शादी करवा देंगे ना पिताजी? अरे वाह नंदू, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने अपनी शर्त पूरी की।
तुमने इस घर को जिस लगन से संभाला है उसी लगन से मेरी बेटी का भी ध्यान रखना। अब चलो कल से शादी की तैयारियां शुरू कर दो। जी सेठ जी। अरे बेटा अब सेठ जी नहीं पापा कहो और मेरे गले से लग जाओ। सेठ हीरालाल नंदू और सोनिया की शादी बड़े ही धूमधाम से करवाते हैं और नंदू और सोनिया बड़े खुशी खुशी उसी बाइक वाले सोने के घर में रहने लगते हैं। वुडन बाइक रेस। सूरजपुर नाम के एक गांव में एक बड़ा डिग्री कॉलेज था। उस कॉलेज में पढ़ने लिखने के लिए आसपास के गांव के लोग और शहर के लोग भी वहां आते थे। क्योंकि वह बहुत ही अच्छा कॉलेज था, इसीलिए उस कॉलेज में अमीर और गरीब स्टूडेंट्स भी पढ़ते थे। इस तरह उस कॉलेज में 2 ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप का नाम सूरजपुर सनराइजर्स था और दूसरे ग्रुप का नाम सूरजपुर रॉयल्स था। सनराइजर्स गरीबों की ग्रुप थी, लेकिन वह बहुत अच्छे पढ़ते थे। रॉयल्स का ग्रुप अमीर थे, लेकिन पढ़ाई नहीं करते थे, बस हर रोज शो ऑफ करने के लिए कॉलेज आते थे। एक दिन एक सुंदर लड़की कॉलेज में एडमिशन लिया। उसको दोनों ग्रुप वाले देखकर चौंक गए। रॉयल्स का लीडर जॉनी उसे पाना चाहता था। अरे यार कितनी सुंदर है, मैं अपनी फॉरेन बाइक दिखाऊंगा और उसको पटा लूंगा। हाय डार्लिंग, हाउ आर यू? कम हॉप ऑन माय बाइक, आई विल टेक यू फॉर अ राइड बेबी। तभी सनराइजर्स का ग्रुप लीडर रामू वहां पर आता है और ऐसा बोलता है, हाय जी, आप नए हैं क्या? कभी आकर मिल लीजिए, पढ़ाई में कुछ डाउट्स हैं तो मैं क्लियर कर दूंगा। रीटा दोनों को देखकर ऐसी बोलती है, देखिए मुझे ये फ्लर्टिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, आप जाकर अपना काम कीजिए। लेकिन हर रोज सनराइजर्स और रॉयल्स के बीच में रीटा के लिए झगड़े शुरू हो गए। दोनों ग्रुप के लीडर्स आपस में लड़ने लगे। अमीर रॉयल्स के पास बहुत पैसा था, इसीलिए उसके ग्रुप के लड़के अच्छे अच्छे फॉरेन बाइक और फॉरेन कपड़े पहन के आते थे और सनराइजर्स को ताने मारते थे। लेकिन सनराइजर्स के पास है तो भी पुराना खटारा बाइक्स और फटे हुए कपड़े। इस तरह हर रोज आपस में झगड़ने लगे। एक दिन रीटा ने इन झगड़ों को बंद करने के लिए एक आइडिया निकाली। देखो ये दोनों ग्रुप के बीच में बाइक रेसिंग लगाऊंगी, जो भी जीतेगा मैं उसी से दोस्ती करूंगी। ऐसा बोलकर वहां से चली जाती है। तभी रामू उसके खटारा मोटरसाइकिल को लेकर एक मैकेनिक के पास जाता है और ऐसा बोलता है, अरे भाई मेरे बाइक को बदल डालो, नहीं तो वो रॉयल्स बाइक रेस में जीत जाएंगे और रीटा उनकी हो जाएगी। एक काम करो, मैं कुछ हल्की लकड़ियां लाता हूं, तुम उन लकड़ियों के साथ मोटरसाइकिल का बॉडी बनाओ और मेरे बाइक का इंजन उसमें फिट कर दो। और एक बात, तुम एक नाइट्रोजन फायर बूस्टर भी उसमें लगा देना। रेस का दिन सभी ग्रुप के रेसर्स जॉनी और रामू भी रेडी हो जाते हैं। रेस शुरू होते ही जॉनी आगे निकलता है और रामू पीछे रह जाता है। सभी फॉरेन बाइक्स आगे निकल जाते हैं और सनराइजर्स पीछे रह जाते हैं। तभी रामू ने अपना नाइट्रोजन फायर बूस्टर इस्तेमाल करता है और देखते ही देखते सबसे आगे निकल जाता है और ऐसा जॉनी को हराकर रेस में जीत जाता है। शर्त के मुताबिक रीटा सनराइजर्स के पास आ जाती है। जॉनी शर्मिंदा होकर सिर नीचे कर लेता है। जॉनी को शर्मिंदा हुए देखकर रामू ऐसा बोलता है, अरे रीटा, तुम जॉनी से भी दोस्ती करो, उनको पैसों का घमंड है लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। ठीक है रामू। ऐसा बोलकर वह तीनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इंदौर नाम का एक शहर में बिरजू नाम का एक मटन का व्यापारी रहता था। बिरजू बूढ़ा हो गया था, लेकिन फिर भी उस मटन शॉप में काम करके घर के लिए पैसे कमाता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम संजू था। संजू एक बिगड़ा हुआ इंसान और एक बेवड़ा था। वह हर रोज सुबह से लेकर शाम तक अपने नालायक दोस्तों के साथ पीता था और मौज मस्ती करता था। एक दिन जब बिरजू मटन शॉप में काम कर रहा था, तभी संजू वहां आकर ऐसा बोलने लगा, पापा जी, मुझे 2000 रुपए चाहिए। लगता है आज का कमाई कुछ ज्यादा ही हो गया है। और हाँ, मुझे मेरे दोस्तों को पार्टी भी देनी है, इसीलिए 1 किलो बोटी, 1 किलो कीमा और 1 किलो नल्ली भी पार्सल कर दो। अरे नालायक, तुमसे कुछ उम्मीद भी नहीं थी।
मुझे मालूम था कि तुमसे कुछ अच्छा नहीं होगा। दोस्तों के साथ पार्टी करना मालूम है, लेकिन अपने बूढ़े पिता को काम में हाथ बटाना नहीं आता। हे भगवान, कब सुधरेगा ये? मैं तुम्हें 50 ग्राम का मटन भी नहीं दूंगा और एक पैसा भी नहीं मिलेगा। चले जाओ यहां से, नालायक। ऐसा बोलते ही संजू वहां से चला जाता है। सारे दोस्त उसका वादा नहीं निभाने के वजह से संजू का मजाक उड़ाते हैं। संजू बहुत गुस्से में आकर कुछ करने की सोचता है। फिर उसकी दोस्तों की मदद से उनके पापा के मटन शॉप में ही चोरी करने की सोचते हैं। चोरी करके मटन को पका कर खाने के लिए एक जगह भी चाहिए थी। तभी एक दोस्त ने ऐसा बोला, अरे यार, इन गांव में तो हमको कोई भी जगह नहीं देगा। हमको एक अंडरग्राउंड सीक्रेट होम बनाना है, ताकि हम वहां पर अच्छी तरह से पी सकें, खा सकें और मौज मस्ती कर सकें। सब लोग उसकी बात मानते हैं और कुछ ही दिन में एक अंडरग्राउंड घर बना देते हैं। वहां पर सब चीज़ों का इंतजाम भी कर देते हैं। फिर हर रोज जाकर उनके पापा के मटन शॉप से एक एक बकरी को लाकर उसे पकाकर खाते थे। कुछ दिन ऐसा ही चला, लेकिन हर रोज शॉप से गायब होते हुए बकरियों को देखकर बिरजू को शक हो जाता है। हर दिन वो बकरियों को गिन के जाता था, लेकिन अगले दिन देखने पर एक बकरी कम पड़ती थी। फिर एक रात चुपके से शॉप में रह जाता है और देखता है। कुछ देर के बाद उसका बेटा संजू वहां पर आता है और बकरी को उठाकर लेके जाता है। तभी बिरजू कुछ नहीं बोलता है। मुझे अभी कुछ नहीं बोलना चाहिए, मैं देखूंगा कि संजू इसे कहां लेके जा रहा है। जब बिरजू उसका पीछा करता है तो देखता है कि संजू एक भूमिगत घर में जाता है और वहां पर मौज करता रहता है। अगले दिन बिरजू पुलिस को लेकर सीधा वहां पर आ जाता है और सभी को पकड़ा देता है। पुलिस सब दोस्तों को, संजू को भी अरेस्ट कर लेती है। चोरी के इल्जाम में जेल में डाल देती है। पापा जी, मुझे बचाओ, मैं आपका बात सुनूंगा। चल फुट नालायक, इतना मेहनत करके पकड़वाया है छुड़ाने के लिए नहीं। इंस्पेक्टर साहब, जब तक इसको अकल नहीं आता और सुधर नहीं जाता, ये बाहर नहीं निकलना चाहिए। Please subscribe.